प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास क्रिकेट चर्चा में। अब हमारी बातचीत के केंद्र में, जैसा कल ही हमने कहा था, कांग्रेस का महाधिवेशन रहेगा तब तक जब तक यह अधिवेशन चलेगा। आज अधिवेशन का पहला दिन था। पहले दिन ही आज तमाम बड़े फैसलों का ऐलान जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। इस अधिवेशन के साथ केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नहीं, बल्कि देश के तमाम लोगों की भी निगाहें लगी हुई हैं, जो अभी भी कांग्रेस पे संभावना देखते हैं। सबसे पहले जो इस विषय पर लोगों को उत्सुकता थी और स्वयं कांग्रेस ने ऐसी उत्सुकता निर्मित कर दी थी, वो ये थी कि कांग्रेस ये बता रही थी कि देश में देखो, हम ही एकमात्र ऐसे लोकतांत्रिक राजनीतिक दल रह गए हैं जो विधिवत चुनाव कराकर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है। बाकी सब चुनाव की औपचारिकता पूरा करते हैं। और कांग्रेस है जिसने बाकायदा एक निर्वाचित अध्यक्ष देश के सम्मुख प्रस्तुत किया। तो लोगों को लगा लोकतंत्र के प्रति कांग्रेस की आस्था आगे भी जारी रहेगी। और कांग्रेस में फैसला लेने के लिए जो सर्वोच्च निकाय है, जिसे सीडब्ल्यूसी के संदर्भ में जानते हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के संदर्भ में जानते हैं, कांग्रेस कार्य समिति के तौर पर जानते हैं, उसमें भी निर्वाचन की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। असमंजस था। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दबे छुपे या खुले खुले इस बात की पैरवी कर रहे थे कि चुनाव होना चाहिए। संविधान के अंतर्गत मनोनयन और निर्वाचन दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाएं थी। लेकिन स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के बाद जयराम रमेश ने देश को बताया कि हमने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि देश में इस समय हालात बड़े कठिन हैं और ऐसे कठिन हालात के मद्देनजर चुनाव कराना उचित नहीं है, इसलिए अध्यक्ष को मनोनयन का अधिकार दे दिया गया है। अब देश के संकट के चलते कांग्रेस एक दल के तौर पर अपनी सीडब्ल्यूसी के सदस्यों का निर्वाचन नहीं करा रहा है, इसको भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आज जब स्टीयरिंग कमेटी को संबोधित किया तो उन्होंने एक रूपरेखा प्रस्तुत की कि इस महाधिवेशन के अंतर्गत होगा क्या। इस महाधिवेशन के अंतर्गत कांग्रेस अपने संविधान में आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश में है। तकरीबन 16 संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव इस महाधिवेशन का हिस्सा बनने वाले हैं। 32 नियमों में बदलाव की भी बात कही जा रही है। इसके अलावा 6 सत्र आयोजित करने की बात है, जिसके अंतर्गत अलग अलग विषयों पर बातचीत होगी, जिसमें राजनीतिक विषय होगा, आर्थिक विषय होगा, सामाजिक विषय होगा, युवाओं का विषय होगा, खेती के संदर्भ में विषय होगा और अंतर्राष्ट्रीय विषय होगा। इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी भी रायपुर पहुंच गई हैं। कल भाषण होना है, पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का होगा, उसके बाद सोनिया गांधी का होगा। अधिवेशन के आखिरी दिन अर्थात परसों राहुल गांधी सत्र को संबोधित करेंगे और समापन भाषण एक बार फिर खड़गे जी के द्वारा दिया जाएगा। तो आज हम इस पूरी कवायद पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कांग्रेस जो कुछ करना जा रही है, क्या उससे कांग्रेस अपना खोया हुआ गौरव वापस हासिल कर पाएगी? क्या कांग्रेस देश में एक उम्मीद के तौर पर कोई आशा जगा पाएगी? इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और देश की चिंता से दुखी कांग्रेस के भविष्य को लेकर आशंकित जनता के सवालों का कोई उत्तर खोजने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि समटाइम्स इन लाइफ वी हैव टू मेक अ सेल्फिश डिसीजन एंड डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। जीवन में कभी कभी आपको एक स्वार्थी निर्णय लेना पड़ता है और वह करना पड़ता है जो आपके लिए सबसे अच्छा है। सैकॉन बार्कले अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी थे, उन्होंने ये बात कही थी। क्या सीडब्ल्यूसी के संदर्भ में कांग्रेस ने आज जो फैसला लिया वो इसी सोच के तहत लिया? इसे अपने ध्यान में रखते हैं, उसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जिस कांग्रेस को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं उसके प्रतिनिधि के तौर पर पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ में डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी। कांग्रेस के संदर्भ में चिंतन हो या चिंता हो, चिंतामणि जी उसका अभिन्न हिस्सा होते हैं, उन्हें ये राजनीतिक दल इतना पसंद है, तो वह हमारे साथ है। हमारे साथ तटस्थ राय देने के लिए वीरेंद्र पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पूर्व भाजपाई हैं, अभी भी सक्रिय राजनीति में अपने अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर उनका क्या नजरिया जानने में हमारी दिलचस्पी है। और इन सबके बीच में खरी लोगों के बीच रखने के लिए श्रवण जी हमारे साथ हैं, हम सबके बेहद सम्माननीय है और चर्चा की शुरुआत भी हम श्रवण जी से ही करेंगे, लेकिन जयराम रमेश जी की बातें सुनने के बाद। क्या कहा है जयराम रमेश जी ने, उसकी एक झलक देख लेते हैं। सर्वसम्मति से ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आम सहमति नहीं, सर्वसम्मति। सर्वसम्मति से स्टीयरिंग कमेटी ने ये तय किया है कि कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार दिया जाए सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को नॉमिनेट करने के लिए। एक तो हमारे देश में जो राजनीतिक हालात जो आज हैं, जिसका एक मिसाल आपको कल देखने को मिला, जो राजनीतिक चुनौतियां हैं देश के सामने और
विपक्ष की मुख्य पार्टी होने के नाते कांग्रेस के सामने, इसको मद्देनजर रखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। एक और बात मैं कहूं कि हमारे पार्टी के संविधान में बड़े महत्वपूर्ण संशोधन का प्रस्ताव है और इस पर भी विचार होगा प्लीनरी में, और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो संविधान में, हमारे पार्टी के संविधान में जो संशोधन का प्रस्ताव है, करीब 16 प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है और 32 नियमों में, आप जानते हैं संविधान में प्रावधान होते हैं और प्रावधान को क्रियान्वयन करने के लिए नियम बनाए जाते हैं। करीब तो दो महत्वपूर्ण बातें जयराम रमेश ने, सीडब्ल्यूसी का निर्वाचन की प्रक्रिया को अस्वीकार कर दिया, आम राय से नहीं, सर्वसम्मति से। इतना जोर लगाया जयराम रमेश जी ने कि माइक भी टूटते टूटते बच गया। इस सर्वसम्मति पर श्रवणकर जी, आपका क्या कहना है? देश के ऐसे हालात हैं कि कांग्रेस को लगा कि अगर कहीं सीडब्ल्यूसी का निर्वाचन हमने करा दिया, पता नहीं देश का क्या हो जाएगा। क्या कहते हैं आप कांग्रेस के इस फैसले को लेकर, और इसके बावजूद भी कांग्रेस तो उम्मीद को रखकर? देखिए, देश के ऐसे हालात तो नहीं है हिमांशु जी, कांग्रेस के हालात जरूर हैं। जयराम रमेश की हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा कहें कि कांग्रेस के ऐसे हालात नहीं हैं कि सीडब्ल्यूसी के चुनाव करवाए जा सकें। देश को बहुत उम्मीदें हैं हिमांशु जी। जी देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं। 1992 में तिरुपति में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और सीडब्ल्यूसी के इलेक्शंस हुए थे, और उसमें नरसिंह राव की पसंद के लोग नहीं चुने गए थे। तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए, सीडब्ल्यूसी में न तो कोई पिछड़े वर्ग का है, न माइनॉरिटी का है, न हरिजन है, और मैं होता तो मैं इस्तीफा दे देता। और उन्होंने ये कहकर पूरी कार्यकारिणी को इस्तीफा दिलवा दिया और फिर नॉमिनेट किए उन्होंने लोग, क्योंकि जो इलेक्टेड लोग थे उसमें अर्जुन सिंह थे, शरद पवार थे और राजेश पायलट थे, वो राव साहब के विरोधी थे और वो चुन लिए गए थे। और बाद में इन लोगों को उन्होंने नॉमिनेटेड में डाल दिया था। कांग्रेस इस समय गहरे संकट में है, और जो जयराम रमेश की आवाज से लगता है जितनी जोर से बोल रहे हैं, आपने कहा माइक तोड़ देंगे, तो कांग्रेस शायद देश से ज्यादा गहरे संकट में है। ये सीडब्ल्यूसी के इलेक्शन नहीं होंगे, ये उसी समय तय हो गया था, या लगभग लोगों को लगने लगा था जब खड़गे साहब का इलेक्शन जिस तरीके से हुआ था, यानी पार्टी के अध्यक्ष का जिस तरह से इलेक्शन हुआ था, उसमें लग गया था कि ये जो पूरा का पूरा मामला है ये नॉमिनेशन से चलने जाने वाला है। दूसरी जो बात आपने नहीं कही वो मैं कह रहा हूं कि मोइली साहब, वीरप्पा मोइली ने एनडीटीवी के साथ मुलाकात में ये कहा कि हम तृणमूल कांग्रेस के साथ भी और नीतीश कुमार के साथ भी और केसीआर के साथ भी बात करेंगे और अपोजिशन की यूनिटी के लिए हम काम करेंगे। शिलांग में जिस तरह से राहुल जी ने हमला किया तृणमूल पर, और तृणमूल ने जिस तरह की प्रतिक्रिया की, देखिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मैं अभी, पूरे देश की नजरें हैं, पूरी दुनिया की नजरें हैं, सीडब्ल्यूसी का इलेक्शन नहीं हुआ। मैं इसको लेकर बहुत आश्चर्यचकित इसलिए नहीं हूं हिमांशु जी कि भारतीय जनता पार्टी में तो आप देखिए किस तरह से चुनाव होते हैं, किस तरह से नियुक्तियां होती है और किस तरह से नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ाया गया, या दूसरी पार्टियों के जो बुरे हाल हैं। पर कांग्रेस को लेकर एक थोड़ी उम्मीदें बनी हुई हैं, एक लोकतांत्रिक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, लोकतांत्रिक संगठन को लेकर। अब ये मैं आज कुछ नहीं कह सकता, मुझे लगता नहीं, क्योंकि आप देखिए कि 3 दिनी बैठक होती है और पहले ही दिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी अनुपस्थित रहते हैं,
और फिर वो दोपहर बाद पहुंचते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी। और कल उनका सोनिया जी का भाषण होगा और परसों राहुल जी का भाषण होगा और उसके बाद कोई पब्लिक रैली निकलेगी और जय जयकार के साथ पूरा मामला समाप्त हो जाएगा, ऐसा लगता है। क्या आप समझते हैं कि इससे क्या प्राप्त होने वाला है, देश में क्या संदेश जाएगा? मैं काफी उम्मीदें ये इस कांग्रेस के अधिवेशन से मुझे हैं, अभी भी हैं जी। पर जो पहले दिन का जैसे पूत के पांव पालने में वाला जो मामला होता है वो उस हिसाब से थोड़ा सा निराशा का है। श्रवण जी ने अपनी बात कह दी, बोलो उम्मीदें तो बहुत सारी थी हमें इस अधिवेशन से, पर पहले ही दिन जिस तरीके से लचर लचर सा मामला दिखा है उसने बड़ा निराश कर दिया है। पूरी तरह से निराश नहीं किया है पर निराशा के स्तर पर तो ला दिया है। पर 13,000 से ज्यादा कांग्रेसी इकट्ठे हुए हैं सुबह रायपुर में, उम्मीद के साथ। व्यवस्थाएं वगैरह सब बहुत बढ़िया है, लोग संतुष्ट हैं। उन व्यवस्थाओं का ही एक हिस्सा चौधरी राकेश सिंह जी है, वह भी रायपुर में आए हुए हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्हीं से पूछ लेते हैं किस उम्मीद के साथ इतनी यात्रा करके यहां आए हैं, वो क्या लेकर यहां से जाने वाले हैं। केवल नेताओं का भाषण, इसके अलावा कोई दिशा आदशा के संदर्भ में भी उम्मीद कर रहे हैं चौधरी राकेश सिंह जी? इतना लंबा समय कांग्रेस में आपने गुजार लिया, थोड़ा बताइए ना। INH के स्टूडियो में आके सबसे पहले मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं डॉक्टर हिमांशु जी रायपुर में बैठकर। दूसरा, जिस सम्मेलन में मैं हाजिर हुआ हूं यहां, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन है। मुझे इस बात का गौरव है कि 137 वर्ष पुरानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका 85वां अधिवेशन रायपुर में प्रारंभ आज हुआ है। इतना बड़ा लंबा इतिहास लोकतंत्र की व्यवस्था में किसी भी राजनीतिक दल का नहीं रहा है। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि देश की अगुवाई में देश को आजादी की ओर ले जाने वाले लोगों में जो दल था वो दल था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जहां तक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात की, मैं तो आदरणीय श्रवण गर्ग साहब को सुन रहा था, लेकिन उन्होंने बात में बता ही दिया कि नड्डा जी की नियुक्तियां कैसे हुई, तो उन्होंने स्वयं बता दिया कि राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने सबसे बड़े निर्णय लिए कि अपने अध्यक्ष का चुनाव किया, जिस तरीके से होना चाहिए था वैसे किया। अब CWC के नॉमिनेशन के लिए अगर आज एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया, तो किसी राष्ट्रीय संगठन को किसी उसके रिलैक्स करने को, उसके नियम को रिलैक्स करने को अगर सर्वसम्मति से उसमें प्रावधान है और अगर किया जाता है, तो मैं समझता हूं ये कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं। मैं बहुत माफी के साथ आपको रोकता हूं चौधरी राकेश जी, आप और विस्तार से बात कीजिएगा। आपने चुनाव न कराने का निर्णय लिया, इस पर ऐतराज नहीं है, जिस कारण को बताते हुए लिया उसको जानने में दिलचस्पी है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि देश के जिस प्रकार के हालात हैं उसके कारण से हम ये चुनाव नहीं करा रहे हैं, तो थोड़ा इसमें रोशनी मिल जाए। क्या हो गया इस देश में? क्या आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो चुनाव करा पाए, पर डर गए आप इस बात से, अरे अपने सदस्यों का चुनाव कैसे करेंगे CWC में, क्या हो जाएगा, क्या आफत आने वाली थी? थोड़ा बता दीजिए ना, देश समझ नहीं पा रहा। भारत के बुद्धिजीवी, भारत के बुद्धिमान लोग इस बात पर गहरी नजर लगाए बैठे हैं कि इस देश में हो क्या रहा है। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको किस तरीके से शिकंजे में कसा जा रहा है, किस तरीके से किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को राज्यसभा में भेज दिया जाता है। ये पारितोषिक नहीं और क्या है, ये लोगों को ऑबलाइज नहीं करना और क्या है। किसी को राज्यसभा भेज दिया जाता है, किसी को गवर्नर बना दिया जाता है। भारत के इतिहास में, भारत के पूरा पुरातन काल का देख लें, कभी भी इस तरीके से न्यायपालिका पर किसी का भी हस्तक्षेप नहीं रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखें, एक बार ये कहा गया था कि CBI तो तोता है, आज ED क्या है, आज CBI क्या है, ये देश के भले लोग देख रहे हैं। पत्रकारिता जगत में लोग अपनी बात कह पा रहे हैं, चुनिंदा लोगों को छोड़ दीजिए। आज इस तरीके से शिकंजा जो कसा हुआ, जिस तरीके से कल हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को एयरपोर्ट पे प्लेन से उतारा गया, ऐसा कौन सा उन्होंने हीनियस ऑफेंस किया था, कौन सा ऐसा अपराध था? लेकिन जो अपराधी लोग थे, जो अब सत्ता में बैठे हुए हैं, जिन पे कत्ल के केस रहे, जिन पे गुजरात में जो बंद रहे जेलों में, वो अपनी पिपाशा को बुझाना चाहते हैं। वो ऐसे छोटे मोटे केसों में लोगों को बंद करके कांग्रेसियों को अपनी भूख मिटाना चाहते हैं, अपना बदला लेना चाहते हैं। बहुत अंतर है कांग्रेसियों में और बीजेपी में, बहुत अंतर है सामान्य नेता में और आपराधिक विचारधारा में। तो मुझे इस बात का फक्र है, मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस का अधिवेशन
वर्तमान आप जो परिप्रेक्ष्य पूछना चाहते हैं, तो मैं साफ तौर से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में इस तरीके के हालात, क्या राहुल गांधी ने इतनी बड़ी पदयात्रा की, क्या मीडिया ने कहीं कवरेज किया, क्या सरकार ने उसमें कहीं अव्यवस्था फैलाने की कोशिश नहीं की? हम लोग जिस ट्रेन से आ रहे हैं वो ट्रेन 8-8 घंटे लेट कर दी गई। लोगों ने कहा ये पहली बार दुर्ग एक्सप्रेस इतनी लेट हो रही है, क्यों हो रही है? लोग कह रहे हैं कि साहब वो तो वहां से दिल्ली चौधरी राकेश सिंह जी, आप बहुत विवेकवान आदमी हैं। जितनी भी आप कहानी बता रहे हैं, जितने भी कारण बता रहे हैं, उससे ये हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इससे कार्य समिति के चुनाव पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला था। जिस राज्य में आप हैं, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल के नेतृत्व की सरकार है, एक दमदार सरकार है। क्या ये सरकार वो सुरक्षा, वो माहौल नहीं उपलब्ध करा सकती जिसमें कांग्रेस के आप जैसे जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, वो अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए कार्य समिति के अंतर्गत जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या उसे पूरा कर पाते, जो पार्टी के संविधान के अंतर्गत है? ये सीधा सीधा सवाल है। बहरहाल हम इस सवाल के संदर्भ में आपको नहीं उलझाते और आगे बढ़ जाते हैं। क्या लेकर जाने की उम्मीद के साथ यहां पर है, इसका कोई उत्तर है आपके पास? जी हाँ, अवश्य। कांग्रेस का अधिवेशन 85वां अधिवेशन है, वो गौरव का विषय है कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए जी, भारतवर्ष के कार्यकर्ता के लिए। और किसी भी राजनीतिक दल का इतना बड़ा सम्मेलन होना अपने आप में प्रतिष्ठा की बात है। मैंने देश में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 100 वर्ष पूरे हुए थे, तो मैंने बंबई के बरोबरन स्टेडियम में भी वो सम्मेलन उपस्थित में हुआ था, उसमें भी। और मुझे गर्व है कि 137 वर्ष पुरानी पार्टी का 85वां अधिवेशन रायपुर में हो रहा है। और प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता और एक तरीके से हिंदुस्तान का जनमानस अब ये समझ गया है कि इस चुंगल से कैसे निकलना है। इस जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत में जो सत्ता है वो कैसे लोगों के हाथ में, कैसे हिटलरी शाही इस देश में लागू हो गई है, उससे निकलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तरफ हिंदुस्तान देखता है, आवाम देखता है, बेरोजगार देखता है, महिलाएं देखती हैं। इसलिए ये सम्मेलन कांग्रेस को नई दिशा देगा, देश को नई दिशा देगा, मेरा ये मानना है। नई दिशा देगा, इस उम्मीद के साथ में चौधरी राकेश सिंह है। पर चिंतामणि कितनी चिंता में है, ये जानने में दिलचस्पी है। क्या होगा आपकी राजनीति का चिंतामणि जी? आप इतने समय से केवल इस बात पर अपनी राजनीति कर लेते हैं कि देखो ये कांग्रेस जो है ना, एक परिवार की बपौती बनकर रह गई है, एक परिवार के लिए काम करती है। पर इस महाधिवेशन में जैसा कुछ चल रहा है, परिवार से इतर करके काम चल रहा है। आज स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई, गांधी परिवार का कोई व्यक्ति उस बैठक में शामिल नहीं हुआ। जितने भी फैसले लिए गए वो गांधी परिवार की गैर मौजूदगी में 45 सदस्यों की प्रत्यक्ष मौजूदगी के साथ लिए गए, ये जयराम रमेश जी ने बताया। अधिवेशन की जो कार्य योजना बनी उसमें पहला भाषण खड़गे जी का होना है, आखिरी भाषण खड़गे जी का होना है। तो कुल मिलाकर दिख रहा है कि कांग्रेस अब स्वतंत्र रूप से फैसले ले रही है, गांधी परिवार से इतर फैसले ले रही है। तो आपकी सियासत का होगा क्या? आप तो पूरा ध्यान केवल गांधी परिवार पर केंद्रित करते रहते थे, पर अब कांग्रेस ने अपना ध्यान आपकी नीतियों पर, आपके कार्यक्रमों पर और आपके कारणों से देश में आए हुए संकट पर केंद्रित कर दिया है। खड़गे जी ने आज बताया है, ऐसे ऐतिहासिक फैसले लेंगे कि आपकी चूल्हे हिल जाएंगे। क्या हुआ चिंतामणि जी, घबरा तो नहीं गए? सबसे पहली बात तो राकेश सिंह जी, आदरणीय राकेश सिंह जी गोल गोल बात कर गए जी। और मैं जिस विषय को रखना चाहता था वो आदरणीय श्रवण गर्ग जी ने रख दी, लेकिन मैं कुछ और बातें छूट गई, उन्हें बस एड भर करते जोड़ता भरूं। देखिए, वस्तुतः कांग्रेस का नेतृत्व तो भयभीत है और वो खड़गे जी के भी पैर नहीं जमने देना चाहता है। इसीलिए खड़गे जी कैसे दूसरों पर निर्भर रहे, वो स्वतंत्र निर्णय न ले पाए और कहीं न कहीं एक भय व्याप्त है कांग्रेस के नेतृत्व में कि आने वाले चुनाव तक कोई रिस्क न ली जाए। कहीं ऐसा न हो कि खड़गे जी सीताराम केसरी की तरह अपने पैर जमाने लगे, क्योंकि उनकी तो और भी ज्यादा आयु थी, इनकी तो कम है और ये तो बड़े अनुभवी नेता हैं। तो ऐसी दृष्टि में जो भय है उसी की परिणति है, ये चुनाव टाल दिए गए क्योंकि उसमें मनोनयन की व्यवस्था है, उसमें नए लोगों के आने की व्यवस्था है और निर्णय स्वातंत्र जो है खड़गे जी को नहीं देना है, उन्हें केवल पपेट बनाए रखना है। इसका प्रयास और इसकी कोशिश में ये सारे निर्णय लिए गए हैं। मैं 1 मिनट रोकूंगा चिंतामणि जी, आपके दावे में और लिए गए फैसले में तो बड़ा अंतर है। जो निर्वाचन होना था उसमें तो खड़गे जी के विचार से इतर भी लोगों के आने की पूरी संभावना थी। स्टीयरिंग कमेटी में फैसला लिया गया है कि जिसको भी सीडब्ल्यूसी में रखा जाना है वो खड़गे जी तय करें वो रख दें, हम उन्हें अधिकार दे रहे हैं। उसमें यह नहीं आया कि संसदीय दल की नेता सम्माननीय सोनिया गांधी और खड़गे जी मिलकर तय कर लें। उसमें यह भी नहीं कहा गया कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी और खड़गे जी मिलकर तय कर लें। गांधी परिवार की कोई भूमिका नहीं, केवल खड़गे जी,
यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, आपके लिए तो संकट हो गया। आप बार बार बताते थे कि सब कुछ गांधी परिवार के अनुसार हो रहा है, और वो फैसले ले रहे हैं कि अब गांधी परिवार कुछ नहीं करेगा, जो भी करेगा कांग्रेस ही करेगा। उलझ गए आप चिंतामणि जी, देखो अभी भी उलझ गए आप अपने उत्तर में बताना चाह रहे थे, अरे खड़गे जी को नहीं जमने दे रहे हैं, फैसला तो लिया गया है, खड़गे जी सब कुछ है। अब वैसा ही है कि माल सब तुम्हारा पर हाथ मत लगाना, केवल औपचारिक चेहरा है उनका, और उनको बैसाखी दे दी गई है कि अब इन्हीं बैसाखियों पर आपको दौड़ लगाना है, आप दौड़ लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इन्हीं पर चलना है, इन्हीं बैसाखियों पर। तो उसी की आप कांग्रेस में अगर लोकतंत्र की अपेक्षा करेंगे तो ये वदतो व्याघात है, इसको संस्कृत में कहते हैं कि जो कहा जाए उसी का विपरीत है। कांग्रेस में कभी लोकतंत्र रहा नहीं, और इतने सालों से परिवार का कब्जा है। 26 साल सोनिया जी रही, फिर राहुल गांधी जी आ गए, फिर अभी जो है खड़गे जी केवल एक नाम भर के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा संभव नहीं था और एक विद्रोह पनप रहा था, तो उस विद्रोह को शांत करने के लिए आने वाली पराजयों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि उन्हें अभी भी दिख रहा है कि लोकसभा में कोई सफलता उन्हें मिलनी नहीं है, और 2029 तक अभी प्रधानमंत्री पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। दूसरा, जो अन्य राज्यों में चुनाव है वहां भी कोई आशातीत सफलता उनको मिलने नहीं वाली है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने दोष किस पर मढ़ा जाए, सारे पराजयों की जिम्मेदारी राहुल गांधी जी पर ना हो, इसकी एक कोशिश भर है। तो वो कोशिश में भी उनको पूरी तरह केवल चेहरा तो सामने रखते हैं, लेकिन सारे निर्णय उनके होते हैं, और ये निर्णय केवल चिंतामणि जी, आज आप बता नहीं पा रहे हमें, फैसले जो हुए हैं उसमें गांधी परिवार नहीं है। आप बार बार ये कह रहे हो, समझा नहीं पा रहे भाई गांधी परिवार कैसे। हमने तो आपको सारे सवाल दे दिए, फिर भी आप इसके संदर्भ में उत्तर दे नहीं रहे। पर इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बात भी कही है खड़गे जी ने। उन्होंने कहा है कि हम अधिवेशन ऐसे दौर में कर रहे हैं जब देश के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं, लोकतंत्र और संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, संसदीय संस्थाएं गंभीर संकट से जूझ रही हैं, राजनीतिक गतिविधियों पर पहरेदारी हो रही है। कुल मिलाकर उन्होंने यह बताया है कि जिस पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं उस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने के संदर्भ में अभियान चलाया हुआ है। ऐसे में कांग्रेस की नैतिक जिम्मेदारी है, देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल होने के नाते, वो देश में लोकतंत्र को बचाए रखे, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाए रखे, राजनीतिक मर्यादा को बचाए रखे। आपके संदर्भ में इतने गंभीर आक्षेप हैं, क्या कहते हैं? देखिए, मैं बहुत अलंकारिक भाषा की जरूरत नहीं है। वस्तुतः लोकतंत्र, जिसके अंदर लोकतंत्र नहीं है, पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, वो लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, ये तो बड़ी विपरीत बात हुई। अरे आप अपने अंदर ले आओ, चुनाव तो करवा लो। जब चुनाव आप टाल रहे हैं और कह के लोकतंत्र खतरे में, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में, आप बताइए कि सब संवैधानिक अनुसार काम हो रहा है, चुनाव आयोग अपना निर्णय ले रहा है, कोर्ट अपना निर्णय ले रही है, सरकार के खिलाफ भी निर्णय आ रहे हैं, तो उसमें यह सोचना, और इन्होंने खुद किस तरह जो है जजेस की नियुक्ति की है, उनको राज्यसभा सदस्य बनाए, उनको राज्यपाल बनाए, उनको बड़े बड़े पदों पर पहुंचाया, तो और न्यायपालिका को दबाने का काम तो इन्होंने किया है, आपातकाल लगाने का काम तो इन्होंने किया है, जो सबसे ज्यादा बार संविधान संशोधन है वो इन्होंने किए हैं, तो संविधान संकट में हो गया। वस्तुतः कांग्रेस संकट में है, और कांग्रेस संकट में है इसलिए वो आरोपित करती है, जैसे हमें तकलीफ होती है तो हमें लगता है कि पूरा जमाने को तकलीफ है, हमें भूख लग रही होती है तो सबको लगता है कि सबको भूख लग रही होगी। लगभग ये वैसा ही है, तकलीफ में कांग्रेस है और वो आरोप। चिंतामणि जी ने श्रवण गर्ग की दलील को पकड़ लिया। श्रवण जी ने कहा था भाई देश का संकट तो अपनी जगह, पर कांग्रेस उससे ज्यादा संकट में है। चिंतामणि जी भी यही बता रहे हैं। लंबे समय बाद श्रवण जी और चिंतामणि जी एक प्लेटफॉर्म पर हमें दिखे, नहीं तो चिंतामणि जी को शिकायत रहती थी हम श्रवण जी को पढ़ के बड़े हुए हैं, पर श्रवण जी आजकल कुछ अलग हो गए। आज चिंतामणि जी को लगा श्रवण जी और हम एक ही हैं। पर हमारे साथ में वीरेंद्र पांडे जी हैं। वीरेंद्र जी भी क्या श्रवण जी के साथ और चिंतामणि जी के साथ है या कुछ अलग देख रहे हैं? वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस क्या वाकई संदेश देने की शुरुआत ठीक कर पाई? ये फैसला रायपुर में बैठकर लिया स्टीयरिंग कमेटी ने कि हम सीडब्ल्यूसी का चुनाव नहीं कराएंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस अभी भी सबक सीखने को तैयार नहीं है? एक भाजपा है जो अपने छोटे छोटे कामों से भी देश में संदेश देने की कोशिश कर रही है, देश की मजबूती के लिए काम कर रही है, राष्ट्र के लिए काम कर रही है, संस्कृति के लिए काम कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस में आज दिन भर से बातचीत इसको लेकर नहीं हो रही कि राजनीतिक एजेंडा क्या है, आर्थिक एजेंडा क्या है, सामाजिक विषय क्या है। बात हो रही है तो इस बात में कि कांग्रेस चुनाव नहीं करा रही। वो क्यों नहीं करा रहे? तो जयराम रमेश बता रहे देश के हालात ऐसे हैं कि चुनाव नहीं करा जाए। क्या कहते हैं आप, चूक गई कांग्रेस?
मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चूक की है कांग्रेस ने। जी श्रवण जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देश के हालात और कांग्रेस के हालात, अगर कांग्रेस में 12 लोगों के चुनाव हो जाते हैं, वैसे भी शायद 25 लोगों की सीडब्ल्यूसी होती है इनकी, जिसमें 12 मनोनीत होते हैं और 12 चुने जाते हैं और एक अध्यक्ष होता है। तो अगर 12 के 12 अगर इनके खिलाफ भी होते हैं तो भी 13 का एक छोटा सा पतला बहुमत होता ही होता है। लेकिन अगर ये चुनाव करा लेते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे इनके खिलाफ के लोग या गांधी परिवार के खिलाफ के लोग ही चुनकर आ जाते हैं। इनकी खुद की भी काफी पैच है उस पार्टी के अंदर। अगर चुनाव करा ले जाते तो उनकी उस बात में दम होता कि देश में आज जो सरकार है वो संविधान के खिलाफ काम कर रही है, लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रही है। और जैसा एक संदेश इन्होंने दिया था अध्यक्ष का चुनाव करा के, ये अलग बात है कि अध्यक्ष का चुनाव उसके पीछे किस प्रकार की राजनीति चली और किसको बनाना था, जिसको बनाना था वही चुनकर आ गया, ये बात ठीक है। और जो मालवीय जी कह रहे थे कि इनके पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, तो अपनी पार्टी में जरा झांक कर देख ले। एक जो इनके लिए वही कहावत बनी हुई, तो सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसके 72 छेद। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में रहा हूं ना, और ये भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी और सुंदर सिंह भंडारी के समय की पार्टी नहीं रह गई है। अब तो चुनाव होता है, कागजों में होता है, जैसा चीन में चुनाव होता है और रूस में चुनाव होता है, एक आदमी खड़ा होता है और वही चुनकर आता है। तो यहां पर पहले से कह दिया जाता है इसको चुनकर लाना है। तो जो आदमी पर्यवेक्षक बनकर जाता है, चुनाव अधिकारी बनकर जाता है, उसी को चुन लेता है वो, और उसको चुनने के तरीके तय कर लेता है। आज अगर ये चुनाव करवा लेते, ये अलग बात है कि अगर चुनाव में थोड़ा सा कुछ गर्मा गर्मी होती, वाद विवाद होता, तो चुनाव आखिरी में करवा लेते। लेकिन ये चुनाव करवा लेते तो ये जो लोकतंत्र की बात कह रहे थे कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र होगा, जो पार्टी अपने अंदर लोकतंत्र रखेगी वो देश के लोकतंत्र की भी परवाह करेगी। अगर पार्टी अपने अंदर लोकतंत्र नहीं रखती है तो देश के अंदर लोकतंत्र रखेगी, ऐसा कहीं भी संभव होता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय जो देश में सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, और देश के अनेक राज्यों में जिसका शासन है, तो वहां पर जिस प्रकार लोकतंत्र, संविधान, संस्थाओं पर कब्जा करने की जिस प्रकार की तौर तरीके बने हुए हैं, उसके मुकाबले तो बोलते हैं अंधे में काना राजा। तो कम से कम कांग्रेस को उतना जरूर कहा जा सकता है कि ये उतने नीचे तक नहीं जा पाए हैं जितने नीचे तक ये चले गए। सीखा ही नहीं से है, लेकिन इनसे ज्यादा होशियार हो गए हैं। वो होता है नहीं, एक आदमी मालिक था एक कंपनी का, और बाद में वो मैनेजर हो गया। तो पूछा भाई पहले तुम मालिक थे, अब तुम मैनेजर कैसे हो गए? बोले पहले मेरे पास पैसा था, उसके पास अनुभव था, अब मेरे पास अनुभव है, उसके पास पैसा है। तो वो हालत भारतीय जनता पार्टी हो गई। सीखा इन्हीं से है, लेकिन इनसे कई कदम आगे वो बढ़ गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये सांडों की लड़ाई है, इसमें दूब की मुश्किल है, देश की मुश्किल दोनों तरफ से हो रही है, दोनों तरफ से मुश्किल हो रही है। लेकिन अब मैं मुद्दे पर आता हूं। वीरेंद्र जी, कांग्रेस उम्मीद के साथ रायपुर में इकट्ठा हुई है, करना क्या चाहिए जिससे जनता की उम्मीद बन सके, ये सवाल है। देखिए, देश के हालात तो अच्छे नहीं हैं जी। अब शुरुआत तो इन्होंने गड़बड़ कर दी जी। अगर चुनाव की बात तय कर लेते, भले अभी चुनाव नहीं करके आखिरी में चुनाव करते, तो एक बड़े मजबूत पाए में, लोकतंत्र के मजबूत पाए में खड़े हो जाते। लेकिन उसके बावजूद मैं मानता हूं कि जो इतना बड़ा जमावड़ा हुआ है, इसका दो प्रकार से लाभ मिलेगा जी। एक तो कांग्रेस को पार्टी के स्तर पर उनका बहुत ज्यादा उत्साह का वर्धन होगा, एक बात जी। दूसरा, ऐसे कार्यक्रमों से, इन कार्यक्रमों से जो मंथन निकलता है, उससे एक तो जन शिक्षण भी होता है जी। और दूसरा मतदाता का परिष्कार भी होता है। इस दृष्टि से, और यहां पर चूंकि अभी 7 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, तो स्वाभाविक रूप से यहां की पार्टी को और यहां के संगठन को इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। देश का क्या होगा तो 2 दिन के कार्यक्रम के बाद समझ में आएगा कि किस दिशा में प्रादर्श या मॉडल जिसको कहते हैं, यूरोपियन या अमेरिकन मॉडल को हम जीवन शैली के रूप में भी, विकास के रूप में भी हम इसी को देख रहे हैं। लेकिन ऐसा दिखाई पड़ने लगा है कि ये मॉडल
ना मानवता के लिए, ना देशों के लिए, ना जनता के लिए उचित नहीं है, तो कोई वैकल्पिक विचार कोई दे सकते हैं क्या? अगर इसके बावजूद कोई ऐसा वैकल्पिक विचार आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अगर दे सके और लगा कि ये इस रास्ते में चलेंगे तो देश और ये जो रास्ता है वो शायद देश के लिए ठीक होगा, तो शायद कुछ उत्साह देश के अंदर भी बने। पर मैं श्रवण जी आपसे बात करना चाहता हूं, मुकाबला किससे है? जैसे ये अपनी चुनौती बताते हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी दोनों बात करती है, तात्कालिक भी और दीर्घकालिक भी। नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं 2047 के लिए काम कर रहे हैं, अमृतकाल चल रहा है, अगले 25 साल के रोड मैप पे बात करते हैं। और साथ में अपने कार्यकर्ताओं को यह भी बताते हैं कि देखो अब आम चुनाव में 400 दिन बचे हैं, एक एक बूथ पर जाओ, एक एक वोटर के पास जाओ, पिछली बार से ज्यादा सीटें लेकर आओ, इस योजना पे काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिसको लगता है कि अभी तो बहुत टाइम बचा है आम चुनाव के समय, अभी तो पहले विधानसभा चुनाव में इनसे निपट लेते हैं, फिर आम चुनाव की चिंता कर लेंगे। आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस महाअधिवेशन के संदर्भ में ये 6 किस्म के प्रस्ताव तो अपनी जगह हैं, 2024 के लिए स्पष्ट संदेश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चेहरा स्पष्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राहुल गांधी चेहरा के तौर पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? विपक्षी एकता के संदर्भ में स्पष्ट रोड मैप की उम्मीद इस अधिवेशन से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? या इन सब विषयों पर उत्तर नहीं मिलेगा और अधिवेशन खत्म हो जाएगा? क्या कहते हैं श्रवण जी? देखिए, नरेंद्र मोदी केवल एक काम के लिए, एक मिशन पर काम कर रहे हैं कि इस देश में प्रजातंत्र कैसे खत्म किया जाए जी, संविधान कैसे खत्म किया जाए, संवैधानिक संस्थाएं कैसे खत्म की जाएं, अभिव्यक्ति की आजादी कैसे खत्म की जाए और न्यायपालिका को कैसे काबू में किया जाए। तो नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, ये हमारा विषय नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो, जैसा कहा वीरेंद्र जी ने, चीन और रूस की तरह काम कर रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल 2 बातें कर रहा हूं और जो आपसे भी साझा करना चाहता हूं कि इस रायपुर अधिवेशन के बाद कांग्रेस कमजोर होकर उभरेगी कि मजबूत होकर उभरेगी, पहली चीज। और दूसरी चीज, देश में विपक्षी एकता की तरफ कांग्रेस बढ़ेगी कि नहीं। केवल 2 चीजें हैं जी। तीसरी चीज आपने जो शुरू की सीडब्ल्यूसी के इलेक्शन की, अगर 11 नॉमिनेटेड मेंबर्स और 12 इलेक्टेड मेंबर्स हो जाते और एक पार्टी अध्यक्ष और एक पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता, 25 लोगों की जो सीडब्ल्यूसी है, तब वो नॉमिनेटेड होंगे। तो वो अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स की घोषणा कर दें ये समय अधिवेशन की समाप्ति के पहले, और जैसा चिदम्बरम ने कहा है कि इसमें युवा चेहरे होने चाहिए, उदयपुर का प्रस्ताव है कि 50% के करीब लोग 50 साल से कम उम्र के होने चाहिए, हरिजन भी होना चाहिए, महिला भी होनी चाहिए, पिछड़े वर्ग का भी होना चाहिए। ये अगर घोषणा कर देते हैं तो उससे कांग्रेस का कद बढ़ जाएगा। अगर खड़गे साहब उस कागज को फोल्ड करके वहां ले जाते हैं दिल्ली और वहां फिर गांधी परिवार से बात करके घोषणा करते हैं, तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो मैं सीडब्ल्यूसी की बात तो कर नहीं रहा हूं जी। मैं केवल ये कह रहा हूं कि कांग्रेस जो है रायपुर से मजबूत होकर निकलेगी, ये मेरा पूरी तरह से मानना है जी। जितनी मजबूती की उम्मीद थी हो सकता है न निकले, पर एक मैसेज तो देश में जाएगा कि कांग्रेस के 15,000 लोग रायपुर में जमा हुए। दूसरा मैसेज ये है कि रायपुर से पता चलेगा साफ साफ कि कांग्रेस आगे बढ़कर विपक्ष से बात करने को तैयार है या बैठी रहेगी दिल्ली में कि विपक्ष के लोग उससे आके बात करें। विपक्ष के लोग कांग्रेस से बात नहीं करने वाले हैं और न ही कांग्रेस का कोई औपचारिक नेतृत्व के स्वीकार करने की घोषणा करने वाले। तो इसलिए रायपुर पर
विपक्ष की भी नजर है, देश की भी नजर है और सब लोगों की नजर है कि रायपुर से निकलता क्या है। मैं रायपुर को लेकर पूरी तरह से मेरा मोह भंग नहीं हुआ है। आपका पूरा मोह भंग नहीं हुआ है, पर श्रवण जी एक विषय पर तो टिप्पणी दीजिए ना। ये राहुल गांधी के असमंजस को लेकर तो कुछ कहिए। राहुल गांधी जिम्मेदारी लेने के स्थान पर जिम्मेदारी से बचने की भूमिका में दिखते हैं। वह अध्यक्ष नहीं बनेंगे, वह यात्रा करेंगे पर यात्रा का नेतृत्व नहीं करेंगे। तो 2024 के संदर्भ में क्या श्रवण गर्ग का अनुभव यह बोलता है कि राहुल गांधी को इस चुनौती के लिए तैयार होना चाहिए, नरेंद्र मोदी के मुकाबले सामने खड़ा होने के संदर्भ में? क्या उन्हें अपने कंधे पर यह जिम्मेदारी उठानी चाहिए, या वो केवल ये बयान देते रहेंगे मैं नहीं डरता पर चुनौती का सामना नहीं करता? नहीं, मैं निश्चित रूप से मानता हूं, जब भारत जोड़ो यात्रा के समय खड़गे साहब ने हैदराबाद में घोषणा की थी कि राहुल गांधी विपक्ष की ओर से उम्मीदवार होंगे 2024 में, और तब से ये बात लगातार चल रही है। कांग्रेस के सामने कोई इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि राहुल गांधी इस जिम्मेदारी को स्वीकार करें। जी। और भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर डरती है किसी एक आदमी से तो वो राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी शादी से भाग सकते हैं, पर इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते वो कि उनको अब कांग्रेस का नेतृत्व करना है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो कल और परसों का जो 2 दिन है, इसमें राहुल गांधी की जो घोषणा है, परसों जो उनका भाषण है, उससे ये निकल कर आना चाहिए कि जो भी उनको खड़गे साहब आदेश देंगे या सीडब्ल्यूसी आदेश देगी कि उनको ये भूमिका निभाना है, वो पहले कह चुके हैं इस चीज को। जब उनसे पूछा गया कि आप क्या करेंगे इस यात्रा के बाद, तो उन्होंने कहा कि जो आदेश मुझे खड़गे साहब कहेंगे मैं वो कर लेने को तैयार हूं। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि रायपुर अधिवेशन के बाद राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और विपक्ष से बातचीत करने के लिए, विपक्ष को लीड करने के लिए, आज देखिए हिमांशु जी, विपक्ष के पास आपको पता होगा कि ममता बनर्जी महीनों से दिल्ली नहीं आई हैं। जी। तो आज विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है जो विपक्ष को राहुल गांधी के अलावा जो विपक्ष का नेतृत्व कर सके। पर मैं आता हूं चौधरी राकेश सिंह जी के पास। बड़ा जोर लगाया आप लोगों ने कि राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाए, विफलता का स्मारक स्थापित कर दिए चौधरी राकेश सिंह। आप और आप जैसे तमाम नेता कार्यकर्ता एक व्यक्ति को नहीं बना पाए, देश को बनाने की उम्मीद करते हैं। पर अब आपसे जानना चाहता हूं, रायपुर में आए हैं, सामूहिक रूप से इकट्ठा है, तो राहुल गांधी को राजी कर लेंगे? भैया आप तो संभालो कमान, खड़गे जी ऐलान कर देंगे वैसे ही जैसे गोवा में राजनाथ सिंह ने किया था, नरेंद्र मोदी को चेहरा घोषित 2014 में? क्या उम्मीद करें चौधरी राकेश सिंह जी? कुछ है उम्मीद अपने नेताओं से आपको? नहीं, अव्वल तो ये बात है कि लोगों को ये शंका थी कि राहुल गांधी पद नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस उन्हीं के घर में रहेगी, गांधी परिवार से सिमटी रहेगी। तो ये सारी बातें जो आज आप लोग डिस्कशन में कर रहे हो, एक मिनट मैं रोकूंगा चौधरी राकेश सिंह, ये लोगों को उम्मीद थी या आप भाजपा को ही लोगों में मान लिए हैं? मैं राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं। जो विरोधी राजनीतिक दल है वो हमेशा यहीं से सुबह की अपनी शुरुआत करते थे जी, चाय पीने के साथ। कि कांग्रेस तो एक ही परिवार की पार्टी है, चाहे भले ही उनके कुनबे में तमाम ऐसे लोग रहे हों जो एक ही परिवार के हों। लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस बात को साबित किया कि कांग्रेस उनकी ही पार्टी नहीं है, कांग्रेस आम आवाम की पार्टी है, आम कांग्रेस कार्यकर्ता की पार्टी है, अनुसूचित जात की पार्टी है। मल्लिका अर्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना के ये साबित कर दिया है। आज की मीटिंग में जो निर्णय लिए गए उसमें गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं था। ये बहुत बड़ी तालीम इस बात के लिए बताती है कि कांग्रेस में उनका कोई वैसा दखल नहीं है। अब जहां तक आप बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी भगना चाहते हैं, राहुल गांधी जिम्मेदारी से हटना चाहते हैं, तो मेरे भाई देश देख रहा है कि जो आदमी भारत की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा पैदल कर चुका है, जो किसी राजनेता में हिम्मत नहीं हुई। मैंने तो अपने जीवन में 32 साल की राजनीति में ऐसा कोई राजनेता नहीं देखा जिसने पैदल चल के देश का इतना भ्रमण किया हो।
तो जो व्यक्ति इतना जिजीविका वाला है, इतना कठोर निर्णय लेने वाला है, तो वो देश की राजनीति से हटने वाले नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे अध्यक्ष हमें आदेश देंगे उसका हम पालन करेंगे, और पालन करना भी चाहिए। खड़गे जी माननीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और जो आदेश देंगे राहुल गांधी जी को उसका पालन करेंगे। राहुल गांधी जी का नेतृत्व। चौधरी राकेश जी कहां गोल गोल घुमा रहे हैं? हमने तो सीधा सवाल आपसे किया, क्या आपको लगता है एक कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता और नेता होने के नाते कि समय आ गया है कि अब राहुल गांधी को पार्टी के द्वारा स्पष्ट तौर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, देश के सम्मुख विकल्प होना चाहिए और राहुल गांधी को इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए? एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ राहुल गांधी। मैं आदरणीय सुवर्ण गर्ग साहब की बात से सहमत हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी को जो देश के तमाम और जो प्रांतीय दल हैं उन सब से मिलकर बात करनी चाहिए। बड़े दल को हमेशा छोटे दलों की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, और ये लोकतंत्र की ये आवश्यकता है। अगर हिंदुस्तान में लोकतंत्र कायम रखना है, एक ऐसा सत्तारूढ़ दल जो निरंकुश हो गया है उस पर अगर किसी को एकजुट होना है तो वो कांग्रेस के नेतृत्व में ही होगा, लेकिन कांग्रेस को बड़ा मन दिखाना पड़ेगा। राहुल गांधी नाम का उल्लेख आप करते चौधरी राकेश सिंह जी तब करते जब श्रवण जी कार्यक्रम में न होते। श्रवण जी ने कब कहा कि राहुल गांधी को जो है विपक्ष के नेताओं से बात करनी चाहिए? श्रवण जी ने कहा कि कांग्रेस को विपक्षी नेताओं से बात करनी चाहिए। राहुल गांधी के संदर्भ में तो सवाल है कि राहुल गांधी को क्या प्रधानमंत्री पद के तौर पर एक चेहरे के रूप में पार्टी के द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए? दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं चौधरी राकेश सिंह जी। कांग्रेस के द्वारा विपक्षी एकता की पहल एकदम अलग विषय, ये जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे जी की है, और पार्टी के द्वारा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया जाना ये बिल्कुल अलग चीज है। आपसे सीधा सवाल, या आपको लगता है कि अभी अपना नेता इतना परिपक्व नहीं है, इतना दमदार नहीं है कि नरेंद्र मोदी जैसे कद्दार में व्यक्तित्व का सामना कर पाए, इसलिए आप बच रहे हैं? अरे अभी कहां फंसवा रहे हो, रहने दो, देखेंगे आगे। कांग्रेस का नेता तो हमेशा सशक्त रहा। सोनिया गांधी जी ने जब पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता कह रहा था तब पद ठुकराया प्रधानमंत्रीशिप का। और जहां तक राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जब इलेक्ट हो जाएंगे, और आप कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं कांग्रेस का, मैं भी जानता हूं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन को, कि भाई जब राजनीतिक दल सत्ता में आएगा उसके सांसद जो निर्णय करेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। आज की तारीख में भविष्यवाणी कर देना कि फला व्यक्ति मुख्यमंत्री या फला व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा, मैं समझता हूं किसी बहुत तेजी से जल्दी में लिया गया निर्णय होगा। जब दल चुन के आएगा, कमाल कर रहे लोग आएंगे। हम तो बात कर रहे थे आपसे राहुल गांधी के संदर्भ में, मल्लिकार्जुन खड़गे, और आपने तो यही झटके में कमलनाथ जी को निपटा दिया यहाँ कार्यक्रम में बैठे बैठे। मध्य प्रदेश की सियासत में लोग कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरे के रूप में देकर, आपने बता दिया कांग्रेस में नहीं है ऐसा। आप तो अजय सिंह, राहुल भैया और अरुण यादव की भाषा बोलने लगे, कांग्रेस में ऐसा नहीं है। यही मंशा है आपकी? नहीं, आप उस ट्विस्ट कर गए आप मेरी बात को। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी राजनीतिक दल, खास तौर से चुने हुए एमएलए और चुने हुए सांसद अपने दल के नेता को चुनते हैं। ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कॉन्स्टिट्यूशन का लिखा हुआ तो डॉक्टर साहब मैं अलग नहीं कर सकता हूं, और किसी व्यक्ति को पहले से घोषित करना ये भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के कहीं ना कहीं धता बताना है। तो कुल मिला के आप दिग्विजय सिंह को विचार करने चाहिए। दिग्विजय सिंह ने बताया है कि मध्य प्रदेश में चेहरा कमलनाथ ही रहेंगे। चौधरी राकेश सिंह बोल रहे हैं कि संविधान में लिखा हुआ है, हो सकता है कल संविधान में संशोधन है, 16 प्रस्ताव, उसमें ये संशोधन भी हो जाए। पर मैं चिंतामणि जी के पास चलता हूं। कांग्रेस अभी भी असमंजस में है राहुल गांधी को लेकर। ये आपके लिए मुफीद है या आपके लिए असुविधा है? क्या चाहते हैं हम? राहुल गांधी प्रत्याशी घोषित होने चाहिए प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर, या असमंजस रहना चाहिए? आपको लगता है इतना मजबूत नेता सामने चुनौती आ जाएगी, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी? आप चाहते हैं आ ही जाए, इससे ज्यादा सुविधा क्या होगी? देखिए, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी तो तब भी निरंतर विकासमान हुआ जब नेहरू जी का, इंदिरा जी का, राजीव जी का और तमाम कांग्रेस के नेतृत्व रहे। इसलिए राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी की समस्या नहीं है, ये कांग्रेस की समस्या है, और वस्तुतः समस्या ही है, वो लाइबिलिटी है कांग्रेस के लिए। और हमेशा उन्होंने अपने वक्तव्यों से, अपने आचरण से, अपने कामों से ये सिद्ध भी किया है कि वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा बोझ है। तो वो कांग्रेस का विषय, हम तो चाहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करें। और दूसरा ये कि मैं थोड़ी सी असहमति भी जताना चाहूंगा पांडे साहब से भी कि देश कठिन दौर में, मुश्किलों में, या पार्टी भारतीय जनता पार्टी अधिनायकवादी हो रही है, ऐसा नहीं है। वस्तुतः आप देखिए कि देश संकटों में कहाँ है। आज देश में 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गया देश में महंगाई जो है वो 5.5 और इस स्तर तक चल रही है।
आप देखिए 80 करोड़ लोगों को जो है हम अनाज दे रही है सरकार, पानी जो है 60% घरों में टेप से पहुंच गया है, 30 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना में कार्ड दे दिए गए हैं, 3 करोड़ से ज्यादा 3.5 करोड़ मकान बना दिए हैं, और सामरिक स्थिति में भी सारा युद्धक अब स्वदेशी हो गया है, इंडिजीनियस सारे हमारे युद्धक उपकरण हो गए हैं। और उसके बावजूद आप बता रहे हैं कि तानाशाही हो गई, तो भाई आपको प्रधानमंत्री जी को गाली दी जा रही है, उनके पिताजी का नाम बदला जा रहा है और उनको तरह तरह से अपमानित किया जा रहा है, और उसके बावजूद भी ये कहना है कि भाई ये देश में तो एक तरफा चल रही है और सारी संविधाएं खत्म हो रही, तो मुझे लगता है कि ये एक तरह का विभ्रम है। और जो आप जैसा सोचते हैं उसका चिंतामणि एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में आप शब्द का प्रयोग किया, इसका कौन समर्थन करेगा? वो तो बात ठीक है, पवन खेड़ा जी ने किया, कोर्ट में माफी भी मांगी, पर ये आपकी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष होते थे, सतपाल सत्ती उनका नाम था, हिमाचल प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष थे। उन्होंने भरे मंच से राहुल गांधी को मां की गाली दी थी। कितने शर्मिंदा, कितने लज्जित हैं आप जो आज यहां पे बता रहे हैं आप हमको? सवाल इस बात को लेकर है, उस पर कायम रहते हैं। राहुल गांधी इतने ही गए गुजरे व्यक्ति हैं, राहुल गांधी वाकई इतने बड़े बोझ हैं, तो आपकी पार्टी इतनी चिंता क्यों करती है? राहुल गांधी ने टी शर्ट कौन सी पहनी है, इस तक का तो पता रखते हो। राहुल गांधी ने स्वेटर पहना नहीं पहना, इस तक की चिंता करते हो। और बाद में कार्यक्रम में बता रहे हो राहुल गांधी बोझ है। बोझ है या आपके दिमाग के अंदर जबरदस्त तरीके से जमे हुए हैं, आपको परेशानी हो जाती है? राहुल गांधी कर क्या रहे हैं? कब जनता वापस अपने सरोकारों से जुड़ जाए और राहुल गांधी शिखर पर पहुंच जाए, ये डर आपको सताता है, ऐसा नहीं है चित्तौड़ जी? देखिए, मैंने प्रारंभ में ही कहा कि राहुल गांधी जी को गंभीरता से ना देश लेता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लेने का तो सवाल ही नहीं है कि राहुल गांधी जी को देश गंभीरता से लेगा। वो और कौन से राहुल गांधी जी, वो तो खुद ही राहुल गांधी को खत्म कर चुके हैं, तो पहले तो अभी उनकी पहचान का ही संकट है कि ये कौन से वाले राहुल गांधी जी हैं। तो तमाम बातें राहुल गांधी जी को लेकर के केवल वो, चूंकि डायनेस्टी पॉलिटिक्स है और गांधी परिवार के सिवा कांग्रेस में कोई जिसका नहीं है, यही कारण है। परिवारवाद की प्रतिछाया है राहुल गांधी जी, और इसके सिवा कुछ नहीं है। तो उनको नेता मानना, मुझे नहीं लगता कि किसी भी विषय पे, हमारे आदरणीय चौधरी साहब बता रहे थे कि इतना पैदल चले। देखिए, राजनीति निर्णयों में रहती है। राजनीति और शासन व्यवस्था, किस तरह आप निर्णय लेते हैं, किस तरह आप बोलते हैं, पैदल चलने में मुझे नहीं लगता कि राजनीति रहती है या उससे कोई जीवन और राजनीति प्रभावित होती है। आप क्या सोचते हैं? आपका अर्थशास्त्र के बारे में विचार क्या है? आपकी देश की सांस्कृतिक परिस्थितियां, उसमें क्या विचार है? आपकी देश की सुरक्षा के बारे में, विदेश नीति के बारे में, और देश कैसे आगे जाएगा, इसकी आपकी परिकल्पना क्या है? इस पर मेरे ख्याल से चर्चा होना चाहिए। पर देखिए, कांग्रेस का दिवालिया, ये बात जो चिंतामणि जी कह रहे हैं, ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आज बोली है। उन्होंने कहा है कि हम 6 विषयों पर बात करेंगे और बहुत गंभीरता के साथ बात करेंगे। इसमें देश की बुनियादी समस्याओं को लेकर हमारी समझ और भविष्य के लिए हमारी दूरदर्शिता दोनों दिखेगी। चिंतामणि जी, जो आप कह रहे हैं ना, कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे अपने वक्तव्य में शामिल किया हुआ है। आप चिंता मत करो, आप जो जो सोचते हैं ना, उस सब पे कांग्रेस काम कर रही है। क्या कहते हैं श्रवण जी? कांग्रेस की तैयारी ठीक ठाक है। 6 विषय, राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, किसान और खेत मजदूर, सामाजिक न्याय, युवाओं का उत्थान, इन 6 विषयों पर अधिवेशन में बातचीत है। हम आलोचना के संदर्भ में स्वर छोड़कर थोड़ा रचनात्मक बात कर लें। इन 6 विषयों को शामिल किया है कांग्रेस ने। सारे विषय समाहित हो गए या आपको लगता है कि कोई और विषय था जिस पर बात होनी चाहिए थी, इसको एजेंडे में शामिल नहीं कर पाएगा? देश में हिमांशु जी और रायपुर से जो केवल एक बात निकलनी चाहिए जी, 6 विषयों की बात का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस इस तरह के बहुत सारी बातें करती रही है और करती रहेगी जी। इस समय केवल 2 मुद्दे हैं जी, और वो मुद्दा ये है कि इस सरकार से मुकाबला कैसे करना है और उसके लिए राजनीतिक प्रस्ताव या राजनीतिक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या है और देश के पूरे विपक्ष को साथ लेकर कैसे चलना है। जी। इन तमाम चीजों पर आर्थिक प्रस्ताव और राजनीतिक और तमाम जो अन्य प्रस्ताव है, उस पर न तो लोग जानना चाहते हैं न लोग समझना चाहते हैं। राहुल गांधी केवल एक घोषणा कर दे कि वे 2024 के चुनाव में
प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने को तैयार हैं, अगर कांग्रेस के सभी लोग चाहते हैं तो। पहली चीज ये है जी, उनको ये घोषणा करनी चाहिए, और या फिर वो ये घोषणा कर दें कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का या प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी का जो फैसला है सारे विपक्षी दलों के साथ मिलकर वो करेंगे। और या तीसरा मुद्दा ये कि सारे विपक्षी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव परिणामों के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा देश का, उसका फैसला। देखिए, आज पूरा मसला ये है कि पार्टी के साथ जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है विधानसभाओं के, वहां कैसे मुकाबला हो और लोकसभा के लिए कैसे मुकाबला हो। पिछले चुनाव में आप सोचिए कि 2018 में आप छत्तीसगढ़ में बैठे हैं जी, कांग्रेस की सरकार बनी थी 2018 में, और 2019 में केवल 2 सीटें मिली थी लोकसभा के लिए। जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी 2018 में और लोकसभा के लिए केवल 1 सीट मिली छिंदवाड़ा की। जी, राजस्थान में सारी सरकार सीटें बनी और 0 मिला। गुजरात में 26 की 26 सीटें बीजेपी। चुनौती ये है, आपके जो प्रस्ताव आप पारित कर रहे हैं वो चुनौती नहीं है कि आपको 3 सीटें मिलती है इतने 3 राज्यों में या 4 राज्यों में, गुजरात भी अगर मिला तो। मेरा ये मानना है हिमांशु जी, ये प्रस्ताव वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा प्लेनरी जब शुरू हुआ, जब मीटिंग शुरू हुई, कि सब लोग अपने मन की बात कह सकते हैं। आधे लोग बढ़ गए कि चुनाव होना चाहिए, आधे लोग बढ़ गए कि नहीं होना चाहिए, नॉमिनेट होना चाहिए। और जयराम रमेश कहते हैं कि ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ने यह कहा कि चुनाव नहीं होना चाहिए, नॉमिनेट होना चाहिए। तो ये कोई, आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं सारी दुनिया देख रही है, और आप जो 3 दिन में निकालने वाले हैं उस पर नरेंद्र मोदी की टिप्पणी आने वाली है कि आपने किया क्या है वहां पर। वो देश को बताने वाले हैं, आप नहीं बताएंगे, नरेंद्र मोदी बताएंगे देश को कि रायपुर से क्या मक्खन निकला है। ये जो चुनौती है ये प्रस्ताव चुनौती नहीं है, चुनौती ये है कि राहुल गांधी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं कि नहीं है। जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि नहीं है, ये बात हमने शुरुआत में करके में ये पूछी थी कि क्या इसके संदर्भ में राहुल गांधी एक जिम्मेदार भरा हुआ व्यक्तित्व प्रदर्शित करेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात श्रवण जी ये कह रहे हैं कि मेहनत बहुत हो रही है, बहुत कुछ खोदा जा रहा है, पर कांग्रेस शायद यह न बता पाए कि इतना खोद के उसने क्या निकाला, पर नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी यह बताने में सक्षम है 3 दिन बाद कि देखो पहाड़ खोदने की कोशिश की और चूहिया भी नहीं निकली। क्या कहते हैं चौधरी राकेश सिंह, इस चुनौती का कुछ एहसास है? नहीं, ये प्रत्येक विरोधी का अपना अपना नजरिया है देखने का। एक लोकतांत्रिक तरीके से जिस राजनीतिक दल को जो सम्मेलन करना चाहिए वो विधिवत कांग्रेस का हो रहा है, और एकजुट सामने ये नजर आया पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक संभाग से, प्रत्येक राज्य से यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता इलेक्टेड मेंबर आज एकत्रित हुए हैं। ये अपने आप में एक ताकत बताती है कि ये संगठन हिंदुस्तान में जगह जगह जीवित है और जगह जगह कार्य कर रहा है। मैं भाई चिंतामण मालवीय जी की बात का एक छोटा सा, आपकी इजाजत हो तो उदाहरण देना चाहता हूं जी। उन्होंने कहा कि बहुत नेतृत्व में जो है मोदी जी के नेतृत्व में बहुत आर्थिक स्थिति सुधर गई। इन 8 सालों में गौतम अडानी की स्थिति तो सुधर गई। मुझे समझ में आया कि देश की संपत्ति उन पर ज्यादा चली गई। और दीनदयाल उपाध्याय का वो अंत्योदय वाला कार्यक्रम, आदरणीय पांडे जी बैठे हैं, जो एक झुग्गी में निवास करने वाला व्यक्ति था, उसके 1300 करोड़ का राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में बना के आप हिंदुस्तान की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हो? कौन से गरीब देश को आप कल्याण करना चाहते हो? इस पर विचार करना चाहिए। आप इस पर विचार करना चाहिए। पर एक आखिरी विषय पर टिप्पणी और चाहिए वीरेंद्र पांडे जी, आपके माध्यम से। कांग्रेस संदेश देने की कोशिश करके यूं कहते हैं, करते हैं, हम ही फैसले लेते हैं, हम ही ऐसे साहसिक फैसले लेते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे यही है। ये उदयपुर में बैठे थे सारे कांग्रेसी, साल भर पहले, मई की बात है। उसमें कुछ फैसले लिए थे, उनमें 50 साल से कम उम्र एक परिवार को एक टिकट देने की भी बात हुई थी, और उसमें एक बात और हुई थी, एक व्यक्ति एक पद के संदर्भ में।
और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के तरफ पर जो है वो अभी भी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। क्या जो ये 13-15 हजार चौधरी राकेश सिंह समेत कांग्रेस कार्यकर्ता आए हैं, इनके जहन में नहीं आता होगा यार हम ऐसे फैसले लेते ही क्यों हैं जो शीर्ष स्तर पर क्रियान्वित नहीं कर पाते और बाकी के संदर्भ में उम्मीद करते हैं? क्या कहते हैं वीरेंद्र पांडे जी, इस कथनी करनी के अंतर पे आपकी कोई टिप्पणी? कथनी करने का अंतर पूरी देश की राजनीति में है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर भारतीय कांग्रेस पार्टी को ये तो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है कि देश गलत रास्ते पर जा रहा है। वो मालवीय जी कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। अरे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की स्थिति इसलिए आई कि तुमने ऐसी पैदा कर दी है कि वो अनाज खरीदने की हालत में नहीं है। ये हमको दिखाई पड़ रहा है कि प्रशासनिक तरीके पे मोदी देश को चीन शी जिनपिंग की तरह ले जाना चाहते हैं। सामाजिक ढंग जो है वो पाकिस्तान जैसा करना चाहते हैं कि कोई बहुसंख्यक के सामने अल्पसंख्यक जिंदा ना रहे। और तीसरा, इन सारी गतिविधियों का तरीका जो हो रहा है वो श्रीलंका की तरफ जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि इस समय देश के सामने बहुत कठिन स्थितियां हैं और कांग्रेस ही थोड़ी बहुत आशा दिखती है। यद्यपि जो बातें निकल कर आ रही है उससे दिखता नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस इस समय, कम्युनिस्ट पार्टी ने जो उदारता इस समय दिखाई है त्रिपुरा में कि आपके पास कुछ भी नहीं था लेकिन उसके बाद भी आगे बढ़ करके आपसे उसने समझौता किया है, तो कांग्रेस पार्टी को इस सम्मेलन से ये संदेश देना चाहिए कि हमारे सामने इस समय पार्टी नहीं है, देश है। क्योंकि देश गलत रास्ते पर जा रहा है, इसलिए वो ये करे कि जिन राज्यों में ध्रुवीकृत राजनीति है कांग्रेस और भाजपा के बीच में, वहां पर ही विधानसभा में कांग्रेस लड़े और बाकी जगह पर अपने आप को पीछे कर ले और लोकसभा के चुनाव में उसके बाद एक भरोसा बनेगा तो सब लोग बैठ करके फिर एक ऐसी रणनीति बनाए कि एक भाजपा के एक प्रत्याशी के पीछे एक ही आदमी खड़ा हो, तब तो इस देश को कहीं तो आप आगे ले पाएंगे, नहीं तो ले जा नहीं पाएंगे। वीरेंद्र पांडे जी चाह रहे हैं कि देश में भाजपा बनाम विपक्ष की लड़ाई बननी चाहिए और कांग्रेस को इस दिशा में कोई निर्णायक स्थिति इस सम्मेलन के माध्यम से प्रस्तुत करनी चाहिए। कांग्रेस देश के संदर्भ में चिंता करे या दल के संदर्भ में चिंता करे, ये उलझन है। उलझन इस बात को लेकर भी है कि कांग्रेस दावे जितने भी करे पर अतीत का एक दशक विफलताओं से भरा हुआ है। इन विफलताओं से उबर कर नई उम्मीद जगाना इतना आसान तो नहीं। पहले ही दिन जिस तरीके के फैसले स्टीयरिंग कमेटी के माध्यम से सार्वजनिक हुए हैं, उसने उन उम्मीदों को कहीं ना कहीं कमजोर किया है जो इस अधिवेशन के साथ जुड़ी हुई थी। और अभी भी 2 दिन बाकी है। देखें कांग्रेस के नीति नियंता क्या कुछ ऐसे फैसले लेंगे जो दल के अंदर भी और देश के अंदर भी कांग्रेस के साथ कुछ उम्मीदों को जोड़ने में कामयाब हो। हमारे इंतजार रहेगा उन फैसलों को जानने, समझने और बूझने का। चर्चा का सिलसिला भी जारी रहेगा अगले 2 दिन तक। बहरहाल अब मुझे दीजिए याद, आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एक शेर के साथ में लेता हूं विदाई। हमारा आज का शेर कहता है कि भंवर से लड़ो तुंद लहरों से उलझो, भंवर से लड़ो तुंद लहरों से उलझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। रजा हमदानी ने जो ये बात कही थी, ये शेर हम राहुल गांधी को समर्पित करते हैं। विचार करें वो और कोई फैसला ले। इस उम्मीद के साथ अब मुझे दिए याद, कल फिर मिलते हैं नए विषय पर। तब तक के लिए सारा प्राप्त।